कहानी की शुरुआत में कुछ लोग बोट की मदद से एक टापू की तरफ बढ़ रहे थे क्योंकि ये व्यापारिक शिप के एम्प्लॉय थे। उनका टापू पर आने का सिर्फ एक ही मकसद था, क्योंकि उनका कैप्टन बहुत बीमार था। उन्हें उम्मीद है कि इस टापू पर आकर किसी से हेल्प मिल सकती है, जिससे कैप्टन की जान बचाई जा सकती है। जब बोट टापू के पास पहुंचा तो किनारे पर दो लोग उतरे। दोनों अच्छे दोस्त थे। एक का नाम एडमोंड था और दूसरे का नाम था फर्नैंड। दोनों मदद के लिए इधर उधर देख रहे थे। उनके सामने कुछ अंग्रेजी सिपाही आते हुए दिखाई देते हैं। दोनों उनसे मदद मांगते हैं, मगर अंग्रेजों को लगता था कि ये उनके दुश्मन हैं, इसलिए बिना सोचे समझे उन पर हमला करने लगते हैं। इनमें से उन दोनों के सामने एक नेपोलियन आदमी आता है, जो फ्रेंच का निवासी था, यानी अंग्रेज का दुश्मन। लेकिन यहाँ वो इस वक्त अंग्रेजों के कब्जे में था। वो अंग्रेजों को बताने लगा कि ये दोनों मेरे लोग नहीं है, क्योंकि ये दोनों मर्चेंट शिप के एम्प्लॉय थे। उनके कैप्टन की तबीयत ठीक नहीं थी, मेडिकल हेल्प के लिए यहाँ आए हैं। इसलिए दोनों को नहीं मारा गया, बल्कि उनके कैप्टन का इलाज किया गया। इसी बीच फ्रेंच का निवासी अकेले में एडमोंड को मिलने बुलाता है, क्योंकि वो उसकी बहादुरी से काफी खुश हुआ था कि कैसे उसने अपने कैप्टन की जान बचाने के लिए अंग्रेजों के सामने किया था। यही देखकर वो उसके जरिए अपना एक काम करवाना चाहता था। वो उसे एक लेटर देता है और कहता है कि उसे ये लेटर क्लोरियन तक पहुंचाना है। वो खुद आकर तुमसे वो लेटर को ले जाएंगे, मगर उस लेटर के बारे में किसी को भी बताने से मना किया था। यहाँ तक कि वो अपने दोस्त को भी बताने से मना कर दिया था। मगर एडमोंड को कहाँ पता था कि उसका दोस्त छुपकर उनको ये सब करते हुए देख रहा था। एडमोंड अपने कमरे में जाता है, जैसे कि उसने कहा था कि किसी को भी इसके बारे में नहीं बताना। वो कुछ नहीं बताता है। इसी बीच कैप्टन का भी इलाज चल रहा था, मगर उसके कैप्टन की जान नहीं बच पाई, इसलिए उन्हें वहां से वापस आना पड़ा। सभी वापस अपनी शिप कंपनी में लौट आते हैं। अब यहीं से कहानी नया मोड़ ले लेती है। जैसे कि एडमोंड ने अपने कैप्टन की जान बचाने के लिए जिस तरह से बहादुरी दिखाई थी, उसकी इसी बहादुरी के नाम पर उसे उस शिप का कैप्टन बना दिया गया था। वो काफी खुश था। वो वहां से सीधा अपनी गर्लफ्रेंड मर्सिडीज से मिलने जाता है। वो उसे बताता है कि मुझे शिप का कैप्टन बना दिया गया है। ये दोनों रिलेशनशिप में थे और बहुत जल्दी शादी करने वाले थे। एक आदमी था जिसे ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, और वो था एडमोंड का दोस्त एडवर्ड। पहले तो उसे इस बात की जलन थी कि उसे कैप्टन बना दिया गया है, और दूसरा मर्सिडीज थी, क्योंकि वो भी मर्सिडीज को चाहता था। एडवर्ड अकेला नहीं था जिसे एडमोंड के कैप्टन बनने से जलन थी, बल्कि एक और आदमी भी था। अगले दिन दोनों बैठकर यही सब बातें कर रहे थे। अब एडवर्ड कुछ भी करके एडमोंड को फंसाना चाहता था, ताकि वो उसकी जगह ले सके। उसके प्लान अगले ही दिन अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है। अचानक से एडमोंड को पकड़ने के लिए राजा के सिपाही आते हैं, और वो उसे वहां से पकड़कर मजिस्ट्रेट के सामने ले गए, क्योंकि मजिस्ट्रेट को पता था कि उसके पास कोई लेटर है जो उसे किसी फ्रेंच निवासी ने दिया था। एडमोंड भी सच बताने लगता है कि वो लेटर उसके पास अभी भी है, क्योंकि उस लेटर को कोई खुद लेने आने वाला था। जब मजिस्ट्रेट उससे वो लेटर लेकर पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि उस लेटर में अंग्रेजी सिपाहियों की पोजीशन के बारे में लिखा हुआ था। सारी जानकारी लिखी हुई थी कि कौन सिपाही कहाँ पर है। देखा जाए तो ये फ्रेंच निवासी के भागने का प्लान है, लेकिन एडमोंड को कुछ भी पता नहीं था। लेटर देते वक्त उसने कहा भी था कि उसने कुछ इलीगल चीज नहीं है। सबसे बड़ी बात का एडमोंड को अभी तक पता नहीं था। मजिस्ट्रेट भी मानने को तैयार था कि वो सच बोल रहा है, मगर जब उसे पता चला कि इस लेटर को कोई क्लोरियन लेने आने वाला है, तो मजिस्ट्रेट तुरंत लेटर को जला देता है। अब एडमोंड को छोड़ दिया गया, बल्कि घोड़ा गाड़ी से खुद उसके घर पहुंचाने के लिए कहा गया। लेकिन जब घोड़ा गाड़ी के दरवाजा बंद किया गया तो वो समझ चुका था कि उसे अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन किसी तरह से वो उनसे बचते हुए वहां से भाग जाता है, और भागते हुए अपने दोस्त के पास जाता है और उसे लेटर के बारे में सारी बातें बताने लगता है। यह एडवर्ड कहता है कि मुझे पहले से ही उस लेटर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, बल्कि ये सब उसी का किया धरा है। जब उस रात को एडमोंड सो रहा था, तब उस रात को उसने उस लेटर को पढ़ लिया था, और उसने खुद जाकर मजिस्ट्रेट को ये बात बताई थी। उसे अपने दोस्त को धोखा देने का पहला मकसद ये था कि उसे कैप्टन बनाया गया। दूसरा उसकी गर्लफ्रेंड जिससे उसकी शादी होने वाली थी, जिसे वो भी चाहता था। अब एडमोंड समझ चुका था कि उसे यहाँ से भागना होगा, लेकिन उसका दोस्त उसे तलवार की मदद से रोक लेता है। एडमोंड को अच्छी तरह से तलवार चलानी नहीं आती थी, इस वजह से वो अपने दोस्त का सामना नहीं कर पाया था। अब तक यहाँ सिपाही पहुंच चुके थे। उसे पकड़कर एक टापू पर ले जाया जाता है, जहाँ पर एक जेल है, जहाँ से आज तक कोई भी नहीं भाग पाया। उसे जेल में बंद कर दिया गया, जहाँ ले जाकर उसे बहुत मारा पीटा गया। उसे बहुत जख्मी किया गया और एक सेल में बंद कर दिया गया, जहाँ पर एक खिड़की थी और एक दरवाजा। ये दरवाजा साल में सिर्फ एक बार खुलता था, वो भी जब कैदियों को मारा जाता था। खाना और बाकी चीजें दरवाजे के नीचे बने होल के जरिए ट्रांसफर किए जाते थे। उस जेल में रहते हुए अब एडमोंड को 4 साल बीत चुके थे। इस बार भी दरवाजा खुलता है और उसे बहुत मारा जाता है। इस तरह अत्याचार से उसकी हिम्मत टूटने लगी थी। वो आत्महत्या भी करना चाहता था, लेकिन उसे ऊपर वाले पर भरोसा था कि ऊपर वाला उसकी मदद जरूर करेगा। समय बीतने के साथ साथ उसका गॉड से भी भरोसा उठ चुका था। इसी बीच अचानक से उसने फर्श पर देखा तो पता चला कि जैसे कोई जमीन से बाहर निकल रहा हो।
कुछ ही देर बाद एक आदमी निकलता है जिसका नाम था फेरियन। वो बाहर निकलने के लिए सुरंग खोद रहा था, मगर गलती से वो इस सेल में आ गया। वो एडमंड को अपने बारे में बताता है कि वो यहाँ 11 सालों से है। पिछले 5 सालों से वो एक सुरंग खोद रहा है। 11 सालों से उसने आसमान को देखा तक नहीं। आज पहली बार एडमंड के कंधे पर चढ़कर वो आसमान को देखता है। इसके बाद वो जिस सुरंग से आया था उसी सुरंग की मदद से वो एडमंड को अपनी सेल में लेकर गया था। यहाँ उसने गलत दिशा में सुरंग की खुदाई की थी, लेकिन अब उसे पता चल चुका था कि अब उसे किस दिशा में सुरंग की खुदाई करनी है। अब ये दोनों मिलकर खुदाई करने वाले थे। फेरियल उसे बताता है कि हम 8 सालों में सुरंग खोदने में कामयाब हो जाएंगे। ये सुनकर एडमंड हंसने लगता है, लेकिन फेरियल कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो बदले में मैं तुम्हें एक बेशकीमती चीज दूंगा। जिंदगी में मैंने जो कुछ भी सीखा है, साइंस, फिलोसॉफी, इकोनॉमिक, मैथमेटिक्स, वो सब मैं तुमको सिखाऊंगा। एडमंड तैयार हो जाता है। सारी चीजें सिखाने के साथ साथ वो उसे तलवारबाजी भी सिखाता है। समय समय पर एडमंड को अपनी सेल में भी जाना पड़ता है। पहली बार उसे खाना लेने के लिए जाना पड़ता है और दूसरी बार जब टॉयलेट की बकेट देनी पड़ती है। सुरंग से जो भी मिट्टी निकलती थी वो उसे बकेट में डालकर बाहर निकाल दिया जाता था ताकि गार्ड को शक न हो। धीरे धीरे टाइम बीतने के साथ एडमंड हर चीज में महारत हासिल करता गया। इसी बीच उसे बूढ़े आदमी के बारे में पता चला। वो पहले नेपोलियन फौज में था, लेकिन उसने उस नौकरी को छोड़ दिया और एक अमीर इंसान के यहाँ सेक्रेटरी बन गया। मगर कुछ दिनों बाद उसकी भी मौत हो गई थी। लोगों का मानना था कि उसके पास बहुत ज्यादा खजाना है जिसे वो छुपा कर रखता था। नेपोलियन उस खजाने को पाना चाहता था, इसलिए फेरियन को पकड़ लिया गया था, लेकिन उसे तो किसी खजाने के बारे में पता ही नहीं था। तभी से वो इस जेल में है। एडमंड भी अपनी कहानी बताता है कि उसे आखिर में छोड़ दिया गया था, लेकिन जब मजिस्ट्रेट को उस लेटर के बारे में पता चला जिसे कोई नेपोलियन लेना आने वाला था, मजिस्ट्रेट उसे जलाने के साथ साथ यहाँ पर भी डाल दिया। मगर सोचने वाली बात यह है कि इतने बड़े सबूत को आखिर मजिस्ट्रेट ने जलाया क्यों? जरूरी इसके पीछे कोई राज है। राज क्या था? एडमंड को सब कुछ समझ में आ गया था, क्योंकि उस लेटर को जो आदमी लेने आने वाला था वो मजिस्ट्रेट का पिता था, जो कभी नेपोलियन की फौज में काम करता था। अगर उसके पिता पर देशद्रोही का इल्जाम लगता तो उसे भी नौकरी से निकाल दिया जाता। इसलिए वो अपने बाप को बचाने के लिए उसने लेटर को जला दिया था। अब और कुछ दिनों तक सुरंग की खुदाई होती है और इसी बीच ये लोग पेड़ की जड़ों तक पहुंच जाते हैं, यानी कि ये बाहर पहुंच चुके थे। बस थोड़ी सी और खुदाई करने की जरूरत थी। मगर अचानक से सुरंग के अंदर से मिट्टी गिरने लगी। जब तक ये बाहर निकलते तब तक उसके ऊपर बहुत सारे पत्थर गिर चुके थे। किसी तरह से एडमंड उसको घसीटता हुआ बाहर निकाल लेता है। इसी वजह से वो काफी जख्मी भी हो चुका था। अब वो मौत के बहुत करीब था, लेकिन मरने से पहले वो एडमंड को एक सच बताता है कि मैंने तुम्हें खजाने के बारे में गलत बताया था। वो उसे खजाने का नक्शा देता है और उसे बताता है कि इटालियन पोस्ट पर एक टापू है जहां तुम्हें इस नक्शे की मदद से खजाना मिल सकता है, लेकिन इस खजाने को तुम्हें सच्चाई और भलाई के लिए इस्तेमाल करना होगा। आगे वो कुछ बोल पाता, इससे पहले ही उसकी मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद गार्ड को भी उसकी मौत की खबर मिलती है। जब गार्ड अंदर आते हैं तो एडमंड उसी सुरंग के अंदर जाकर छिप जाता है। गार्ड ने फेरियन की डेड बॉडी को कवर कर दिया था और इसके बारे में गवर्नर को बताने के लिए जाते हैं। इसके बाद वो लोग सेल में आते हैं और उसकी डेड बॉडी को जंजीरों से बांधकर बाहर ले जाया जाता है। ये लोग मरे हुए लोगों को जंजीर से बांधकर पानी में फेंक दिया करते थे, लेकिन जैसे ही वो उसे पानी में फेंकने वाले थे उतने में ही उस कवर से एक हाथ निकलता है और चाबी के छल्ले को गवर्नर से छीन लेता है, क्योंकि उस कवर में एडमंड था। जब ये लोग बाहर गए थे तो वो उस मौके का फायदा उठाकर फेरियन की डेड बॉडी को अपने सेल में रख दिया था और खुद जाकर उसकी जगह पर लेट गया था। इसी तरह जब वो चाबी छीन रहा था तब गवर्नर भी पानी में गिर गया था। जैसे कि एडमंड को चाबी मिल चुकी थी, वो पानी में जाने के बाद अपने आप को छुड़वा लेता है, जहां गवर्नर भी था जो उस पर जुल्म करता था। एडमंड गवर्नर को पानी में डुबाकर मार देता है और खुद वहां से तैरता हुआ दूसरे टापू पर जा पहुंचता है, जहां पर पहले से ही कुछ लुटेरे बैठे थे, जहां वो अपने ही एक साथी जैकोबो को मारने वाले थे जिसने उन्हें धोखा दिया था। लेकिन कुछ लोग थे जो ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए उनका लीडर फैसला करता है कि एडमंड उसके गद्दार साथी के साथ फाइट करेगा। दोनों में से जो भी जीतेगा वो उसे अपनी टोली में शामिल कर लेगा। जैकोबो और एडमंड के बीच चाकू की लड़ाई हुई, जिसमें जैकोबो हार गया, लेकिन एडमंड ने उसे मारा नहीं बल्कि सरदार से कहा कि हमें इसे छोड़ देना चाहिए। ऐसा करने से हमें एक और काबिल साथी मिल जाएगा। सरदार उसकी बात मान लेता है। जैकोबो कहता है कि अब से मैं जिंदगी भर तुम्हारा गुलाम हूँ। इसके बाद वो सब लोग उस टापू से निकल जाते हैं। एडमंड अपने घर लौट आता है। अब जैकोबो हमेशा उसके साथ ही रहता है, उसके ईसाई की तरह। इन 13 सालों में एडमंड का पूरा हुलिया ही बदल गया था। इसलिए जब वो अपने एक जानकार से मिलता है जो उसे जानता था तो वो उसे नहीं पहचान पाता। जब वो खुद के बारे में पूछने लगता है कि आप एडमंड की फैमिली के बारे में बता सकते हैं, मैं उसका दोस्त हूँ, तो उसे बताने लगता है कि एडमंड के पिता को जब पता चला कि उसके बेटे को देशद्रोही के तौर पर सजा दी गई है तो उसने फांसी लगा ली थी और उसका दोस्त एडवर्ड ने मर्सिडीज से शादी कर ली थी जो एडमंड की गर्लफ्रेंड थी। दोनों पेरिस में रहते हैं।
ये इसका वही दोस्त था जिसकी वजह से इसकी ये हालत हुई थी, इसीलिए वो अब उससे बदला लेना चाहता था। मगर उससे पहले वो उस टापू पर जाकर खजाना ढूंढने का फैसला करता है, जिसके बारे में कैद खाने के अंदर फेरियन ने उसे बताया था। काफी समय ढूंढने के बाद आखिर में उन्हें खजाना मिल जाता है, जो पानी में डूबा हुआ था। सोने से भरे इतने ज्यादा बॉक्स थे जिन्हें एक साथ बोट में ले जाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन जितना भी ले जा सकते थे उसे ये जिंदगी में भी खत्म नहीं कर सकते थे। बोट में जितना भी आया उतना ही ये सोना लेकर सबसे पहले पेरिस जाकर एक बहुत बड़ा महल खरीद लेते हैं। वहां जाकर उसने अपना नाम बदल दिया था, एडमोंड से बदलकर उसने अपना नाम मोंटिनो क्रिस्टो रख दिया था। एडवर्ड से बदला लेने के लिए उसने सबसे पहले उसकी कमजोरी का पता लगाया। उसे पता चला कि उसने कई सारे बैंक से लोन लिया है, इसलिए वो सबसे पहले उन सारे बैंक को खरीद लेता है। इसके हर काम में जैकोबो उसकी हर तरह से मदद करता था, जो उसका गुलाम है, इसलिए वो उसके कहने पर सारे व्यापारियों को उसके साथ काम करने को मना कर दिया। लेकिन मोंटी क्रिस्टो अब उसके करीब पहुंचना चाहता था। इसी बीच उसे खबर मिली एडवर्ड और मर्सिडीज का एक बेटा भी है, इसलिए मोंटी क्रिस्टो यानी एडमोंड एक प्लान बनाया। उसने खुद एडवर्ड के बेटे पर हमला करवाया और आखिर में खुद ही जाकर उसकी जान बचाई, ताकि उसका भरोसा जीत सके। और ऐसा ही हुआ। उसके बेटे ने खुश होकर एडमोंड को अपने घर पर बेटा नहीं है, वो एडमोंड का बेटा है। यही वो वजह थी कि वो एडमोंड की मौत की खबर के तुरंत बाद उससे शादी करने को तैयार हो गई। ये सुनकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है और अकेला ही वहाँ से निकलकर वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसने एडमोंड का खजाना चोरी करके छुपाया था। लेकिन जब बॉक्स खोलकर देखता है तो उसमें मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता। इतने में एडमोंड भी वहाँ पहुंच जाता है अपने असली रूप में। ये देखकर एडवर्ड उस पर हमला कर देता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि अब वो उससे भी अच्छी तलवारबाजी सीख चुका था। इस तरह एडमोंड अपने धोखेबाज दोस्त को मारने ही वाला था कि तभी एडवर्ड का बेटा वहाँ आ जाता है और वो उस पर हमला करने लगता है। इससे पहले वो दोनों एक दूसरे को मारते तभी मर्सिडी वहाँ आ जाती है और वो सच्चाई बताती है कि तुम्हारे पिता एडवर्ड नहीं बल्कि एडमोंड है। इस बात से एडवर्ड उस पर गोली भी चलाने वाला था, मगर एडमोंड का दोस्त चाकू से हमला कर देता है। इसलिए निशाना चूक कर एडमोंड को लगने के बजाय मर्सिडीज के कंधे पर लग जाता है। घर में एक ही गोली होने की वजह से वो वहां से भागने लगता है, लेकिन एडमोंड ने उसे भागने नहीं दिया। दोनों के बीच काफी समय तलवारबाजी हुई, लेकिन आखिर एडमोंड ने उसे खत्म कर ही दिया। कहानी के एंड में यह भी दिखाया गया कि एडमोंड ने उस जेल को भी खरीद लिया था
जहां उसने 13 साल बिताए थे, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी तरह किसी और के साथ भी ये जुल्म हो। अब से उसने सोच लिया था कि वो अपनी पूरी जिंदगी सच्चाई और अच्छाई के रास्ते में बिताएगा, जैसा जेल में फेरियन ने मरने से पहले उसे कहा था। और यहीं पर ये सच्ची कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।